साथियों नमस्कार, मैं सूर्य कुलश्रेष्ठ, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। एक बार फिर से आप सभी के समक्ष अपनी इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूं कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई भी राज्य स्तरीय पीसीएस आयोग हो तो उसके उत्तर लेखन यानी कि जो मेंस में उत्तर लेखन के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करें। सबसे पहले मैं आपका बिना समय व्यर्थ किए हुए बताना चाहता हूं कि मौलिक लेखन यानी कि जो मौलिक लेखन के लिए पहले आपका मौलिक नोट्स तैयार होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले मौलिक नोट्स तैयार होना चाहिए। वो कैसे आप तैयार करेंगे मैं ये बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर लेखन यानी कि नोट्स बनाने के बाद जो आप परीक्षा में उत्तर लेखन आप कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखते हैं मौलिक नोट्स आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले या तो कोई कोचिंग उसे ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन बहुत से छात्रों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो वे जो है दिल्ली इलाहाबाद में, दिल्ली में मुखर्जी नगर और इलाहाबाद में कटरा यूनिवर्सिटी रोड, वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न कोचिंग्स के। ये आप नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। ठीक, तो कोचिंग करना या नोट्स प्राप्त करना, लेकिन ये पूरा पर्याप्त नहीं है। मैं आपको मौलिक नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। बहुत से बच्चे यही दिक्कत कर जाते हैं कि वो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या कहीं के नोट्स उन्हें मिल जाते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि उन पर सब कुछ है, और उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम देते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो उसका मूल कारण यही है कि आपका नोट्स मौलिक नहीं है, यानी कि आपका खुद का बनाया हुआ नहीं है, कुछ नयापन नहीं है उसमें। तो उसमें आपको कुछ नयापन देना होगा, अन्यथा आप सफल नहीं हो सकते। तो वो कैसे देंगे? तो आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा अपने नोट्स के साथ साथ जो कुछ बुक्स की चर्चा हालांकि मैं अपनी अन्य वीडियो में कर चुका हूं, उनका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बुक्स आपको इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, यानी कि जो फेमस बुक्स हैं, यानी कि जो बेस बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ उसमें से छांट के बढ़िया सा लिखना पड़ेगा। लेकिन ये भी प्रक्रिया सभी ज़्यादातर छात्र अपनाते हैं। आपको उनसे आगे निकलने के लिए और बेहतर करना होगा। इसके लिए आपको एक चीज़ और, लास्ट ईयर पेपर्स, यानी कि लास्ट ईयर के पेपर्स को भी ध्यान में रखते हुए, लास्ट ईयर के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स बनाना होगा। यानी कि आपके नोट्स में वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए जो प्रश्न हैं वहाँ उनको हल कर सकते हों। तो इस तरह से लास्ट ईयर के पेपर्स का जो उत्तर हों वो भी आपके नोट्स में समायोजित होने चाहिए। साथ ही ये भी सभी, यहाँ तक तो सभी करते ही हैं, ये भी मैं बता दूंगा आपको कि बुक्स भी पढ़ना जनरली मिल जाती हैं, नोट्स या कोचिंग ज्वाइन करके जो नोट्स मिलता है वो, और लास्ट ईयर के पेपर्स यानी लास्ट ईयर पेपर्स वो भी सभी बच्चे ध्यान से देखते हैं और उनको करते हैं। लेकिन फिर समस्या कहाँ आती, सफलता क्यों नहीं मिलती? तो यहाँ पर एक नया इनोवेटिव चीज़ है इंटरनेट। ये इस समय की महती आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप इंटरनेट का प्रयोग करें, जिससे आप अपडेट रह सके। और सबसे बड़ी चीज़ करंट अफेयर्स का प्रयोग जो है आप अपने नोट्स में कर सकें बेहतर तरीके से, तभी आपका नोट्स मौलिक कहा जाएगा। अन्यथा वो बिल्कुल उसी पुराने ढर्रे का बना रहेगा, तो उससे कोई सफलता मिलनी नहीं है। आप उसे सालों साल खींचते रहें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस तरह से आपका तैयार होता है मौलिक नोट्स। मौलिक नोट्स तैयार इस तरह का आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आप सफलता योग्य नोट्स नहीं बना सकते। जब नोट्स आपका तैयार हो जाए उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी? उसके बाद आपको मॉक टेस्ट वो देने होंगे। इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा लिखना होता है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है यूपीएससी या किसी राज्य स्तरीय आयोग में। ज़्यादातर में यही है कि 3 घंटे में आपको लगभग 20 प्रश्न जीएस के, यदि सब्जेक्ट है तो 15 प्रश्न आपको करने होते हैं। तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा मांगी जाती है, विद आपको डायग्राम भी बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, स्पीड है और कोई मिस्टेक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं
ग्रामेटिकल है या कुछ अन्य प्रकार की है कि आपका क्रम नहीं ठीक बैठ पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी उस मॉक टेस्ट के माध्यम से। साथ ही मैं यह बता देना चाह रहा था कि मौलिक नोट जब तैयार करें तो उसमें मैप, डायग्राम इत्यादि भी युक्त होना चाहिए, अन्यथा अब ज़्यादा लिखना अच्छा नहीं माना जाता। आप मैप डायग्राम के माध्यम से अगर शॉर्ट में समझाएंगे, वो ये भी बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये आपका होना भी ज़रूरी है उस मौलिक नोट्स के अंतर्गत। फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए स्पीड मेंटेन के लिए भी, और आपकी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी। तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मॉक टेस्ट जैसे आपके तैयार हो जाते हैं, इस साथ ही आप क्या करें, अपने नोट्स को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में या आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है यानी कि जो अपने समाज में आप लोगों से अंतर्क्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ भी अपना नोट्स, आपके साथ के अभ्यर्थी हैं, लोग हैं, तो उनके साथ समय समय पर उस नोट्स को बोलें, यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा सबसे पहले करें। अन्यथा जहाँ भी आवश्यकता पड़े वहाँ पर इस नोट्स को अव्यक्त करने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी ज़ुबान पर आ जाए। क्योंकि मेंस लिखते वक्त आपको सिर्फ वही लिख पाते हैं जो आपके जो हार्ड मेमोरी में होता है, जो एकदम से आपको याद आ रहा होता है, क्योंकि स्पीड इतनी मेंटेन रखनी होती है कि वहाँ कुछ ज़्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इस वजह से आपको वो सारा नोट्स आपकी ज़ुबानी याद होना चाहिए, आप उसको व्यक्त भी करते हो अपने समाज में। तो ये सब करने के बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं मॉक टेस्ट और सोशल इंटरेक्शन के बाद परीक्षाओं में उत्तर लिखने के लिए। तो परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, लगभग 10-11 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है बिना आपका समय नष्ट किए हुए। बिल्कुल शॉर्ट में मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है प्रश्न पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ है प्रश्न पढ़िए। ये छात्र जो है प्रश्न देखते ही हड़बड़ा जाते हैं और एकदम से लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है आप उस प्रश्न को 1-2 बार पढ़िए और ये जानिए कि वो एग्जैक्टली आपसे क्या पूछ रहा है। कहीं आप किसी और दिशा में तो नहीं चले जा रहे। अगर एक मान लीजिए 1% भी आप किसी और दिशा में सोचने लग गए और आपने लिखने का शुरू कर दिया और 2-3 लाइनें अगर गलत हो गई तो फिर आप उसे काटेंगे, वो बेकार लगेगा। तो ये ऑड लगता है। तो आप जो है सबसे पहले धैर्यपूर्वक प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद ये सोचिए कि अब आपको क्या करना है। उसके बाद उसी में ही आपको अनुपात जिसे संतुलन बोलते हैं, अनुपात या संतुलन आपको बना के रखना होगा। यानी कि प्रश्न में ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन हो। जैसे आप इतिहास में देख सकते हैं कि फिरोज तुगलक कौन था, उसके समाज सुधार क्या थे। तो कौन था और क्या समाज सुधार क्या थे, ये 2 प्रश्न हो गए। लेकिन अब इसमें ये देखना है कि वेटेज आपको किसको कितना दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप फिरोज तुगलक कौन था को ज़्यादा पढ़े हो कि वो क्या था तो उसको ज़्यादा लिख दो और उसके समाज सुधार को कम लिखो। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखना होगा कि फिरोज तुगलक कौन था, इसको जो है आप 1/3 में ले लीजिए और उसके समाज सुधार जो है उसको 2/3 में आप जो है लिखकर पूरा अनुपातिक एक अच्छे से फ्रेम कर लीजिए। इसके बाद तीसरा, फ्रेमिंग तैयार करिए। जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, समझ जाएं कि आखिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस अनुपात में आपको कितना उत्तर देना है। यानी प्रश्न में यदि 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, तो उसमें उसको कितना कितना वेटेज देना है। ऐसा तो नहीं है कि आपको जो ज़्यादा आता है उसी को ही लिखे जा रहे हैं और शेष को जो है आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आपको फिर एक फ्रेमिंग करनी होगी। फ्रेमिंग में आप जानते ही हैं, सबसे पहले प्रस्तावना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि शुरुआत में ही आपको पता चल जाता है कि आप कितना बेहतर लिखे हैं। तो प्रस्तावना आप अवश्य लिखें। उसके बाद जो मेन बॉडी है और उसके बाद आप उपसंहार लिखते हैं। तो मेन बॉडी जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इसमें वेटेज रहता है प्रस्तावना उपसंहार की तुलना में। तो इस मेन बॉडी में मैंने जो तरीका आपको बताया है वो किस तरह से फ्रेम करें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये क्लासरूम में मैंने बताया था, अब मुझे मौका मिला यूट्यूब पे बताने का। तो इस तरह से इसको समझें कि आपको क्या करना है। डेरिवेशन, वैसे बहुत से प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिसमें विवेचना है, अवलोकन है, वर्णन है, विस्तार है, स्पष्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें दी होती हैं। इसको मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगा आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। सिंहावलोकन, व्यंग्यावलोकन जैसी चीज़ें होती हैं, विवेचना है, समीक्षा है, इन सारे शब्दों को मैं अगली किसी वीडियो में देखूंगा। लेकिन डेरिवेशन जो है आपको यहाँ करना होगा। कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को डेरिवेशन? मेरा जो तरीका है वो यही है
और ये बिल्कुल आपका सटीक तरीका है। इसमें कोई पीएचडी जैसा नहीं है कि आप किसी दिशा में जा रहे हैं और कुछ नया खोजने को मिल गया तो उसी दिशा में चलते चले गए, वो अलग तरीका है। इसमें मैं आपको बिल्कुल पहले से बताऊंगा कि डेरिवेशन करते समय यदि आपको कोई मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है तो उसका उत्तर आप पहले उल्टा लिखना शुरू कर दें, यानी कि डेराइव पहले कर लें। इस बात को ध्यान से समझिए कि आप जब कभी मेंस का कोई भी उत्तर लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले जो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक मैं पागलपन का लक्षण था, यदि आपका यह प्रश्न है कि आप इससे सहमत हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन, तो पहले आप ये सोच लीजिए कि डेरिवेशन यानी लास्ट में जो डेरिवेशन करते हुए आएंगे आपकी फाइनल लाइन क्या, आपको उल्टा चलना है। कि आप ये मान के चलिए, आप क्या सोचेंगे, जो एक इसका एक आदर्श उत्तर ये होगा कि उसमें पागलपन का अंश नहीं था, लेकिन वह अपनी जो उलेमा वर्ग और प्रशासनिक वर्ग द्वारा साथ न दिए जाने के कारण अपनी योजनाओं में विफल रहा। तो इस लाइन को आप यहाँ लिखेंगे कि वह पागलपन नहीं था। तो आपका जो फाइनल उत्तर हो उसे आप सबसे नीचे लिख लीजिए, कोई भी प्रश्न हो उसका आपका एक लाइन का उत्तर आप सबसे नीचे लिख लीजिए। अब बस उसी को ही आपको सिद्ध करते हुए आना है कि उसने जो है पागलपन चूंकि यहाँ दिया हुआ है तो पागल उसे क्यों कहा जाता है, पहले ये सिद्ध करिए। उसके बाद फिर आप करिए उसको पागल क्यों नहीं कह सकते, बहुत से तर्क हैं इसमें नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से आप नीचे आके सिद्ध कर देंगे कि वो पागल नहीं था। तो आपको कोई भी प्रश्न हो वो डेरिवेशन के तरीके से करिए, यानी कि सबसे पहले आप लास्ट लाइन लिख लीजिए कि आपका उत्तर आखिर क्या है, बस उसी को आपको सिद्ध करना है मैथ्स की तरह। तो ये जो है आप अच्छे से इस पर ध्यान दें। इसके बाद अगला है उत्तर लिखते वक्त, ये तो मैंने फ्रेमिंग बता दी, पहले लाइन खींचे। ये मेरे एक तरीका है, मेरी कोचिंग के सभी ज़्यादातर छात्र लगभग 80-90% छात्र इस चीज़ को अपनाते हैं, मानते हैं कि आपको जो पेपर दिया जाता है जिस पर आपको लिखना होता है मेंस, वो प्लेन पेपर होता है और आप इस पर लिखते हैं तो लाइन आपकी या तो ऊपर जाती है नीचे जाती है। तो आप इस समस्या से निपटने के लिए आपको मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लाइन खींचें, यानी कि लिखते समय आप पहले लाइन खींचें, पहले लाइन खींचें। इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिए, इस प्रकार से, क्योंकि इससे क्या होगा देख रहे हैं आप, प्रैक्टिस कीजिए तो आज से क्या आपका राइटिंग ब्लू सीधा आएगा और स्पीड के साथ आएगा, क्योंकि लाइन खींचने में समय लगता है तो वो टाइम लेता है। उसके बाद फिर आप जोड़ने का भी प्रयास करते हैं कि लाइन आपकी सीधी रहे, तो उसमें टाइम खर्च होता है। तो क्यों ना लाइन को पहले कर लिया जाए। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि आपको पहले लाइन खींचनी है फिर लिखना है, पहले लाइन फिर लिखना है, पहले लाइन फिर लिखना है। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपका राइटिंग में स्पीड भी आएगी और आप जो है बिल्कुल उसको सीधा सीधा लिख पाएंगे। इसके बाद अगला है करंट अफेयर्स। लिखते वक्त आप जितना भी करंट अफेयर्स है, मैप है, डायग्राम है, ये जितना भी आप डेटा है, ये जितना भी आप देंगे एक मतलब एक तार्किक रूप से जितना आप प्रयोग कर सकेंगे आप उन्हें करें, और ये दिखाने के लिए हाँ आपकी चीज़ प्रामाणिक है जो आप लिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही फालतू लिखते रहेंगे तो इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो डायग्राम हुआ, डायग्राम है, डेटा है, मैप है, करंट अफेयर्स है, ये ज़्यादातर आप यूज़ करें। इतिहास में हालांकि इनका प्रयोग इतना नहीं है, मैप डायग्राम तो यूज़ कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट डेटा जो आ रहा है, जैसे सनौली में खुदाई हुई थी और जो है राखी गढ़ी के बारे में बताया गया, तो इसका यदि हो सकता है यथासंभव ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनका आप उल्लेख कर सकते हैं, तो आप उनको अवश्य करिए। इससे क्या ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। इसके बाद अगला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस प्रभावपूर्ण भाषा भी आपकी होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण भाषा, प्रभावपूर्ण भाषा यानी कि भाषा संबंधी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि बच्चे इसमें पूछते हैं कि सर हम हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप जो लैंग्वेज चूज़ करते हैं रिटन की, हिंदी या इंग्लिश, उसमें से कोई एक होती है, आप दोनों नहीं लेके चल सकते। ऐसा नहीं है जैसे मैंने ये लिख रखा है आप ऐसे लिखें,
ये बिल्कुल गलत है। या तो बिल्कुल आप हिंदी में लिखिए या तो बिल्कुल आप अंग्रेजी में लिखिए, इसके अलावा आप नहीं लिखेंगे। प्रभावपूर्ण भाषा, और प्रवाह का मतलब है भाषा, मैंने बता दी आपको। और शुद्ध हिंदी की देखिए प्रयास करिए लिखने का, लेकिन अगर प्रवाह यदि सामने आता है तो आप प्लीज़ उसको ना लिखें। इस प्रकार से आपकी भाषा शैली होनी चाहिए कि कॉपी चेकर आपकी लाइनें पढ़ता चला जाए, उसको ये ना लगे अरे इसने तो बहुत ज़्यादा कुछ ऑड या कुछ एक्स्ट्रा विचित्र सा लिख दिया है, ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिख दी जो उसको समझ में ना आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए कि जब वो पढ़े कॉपी चेकर तो बिल्कुल जो है सीधा उसका पेन चलता चला जाए। ऐसा ना उसका पेन जहाँ रुक गया वहीं आपको जो समस्या खड़ी हो जाएगी, वो फिर उसको अगर उसने फिर से वो लाइन पढ़ी फिर से, तो वहाँ समझ लीजिए आपके नंबर कटने हैं। तो भाषा आपकी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, लिंक होना चाहिए हर लाइन के बीच में, शब्दों के बीच में, लाइन के बीच में लिंक हो। और शुद्ध शब्दों का ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन आप सामान्य अगर अपनी भाषा लिखते हैं वो भी ठीक रहेगा, लेकिन उर्दू, फारसी या अंग्रेजी प्रकार के जो शब्द हैं उनको प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद अगला है अंडरलाइन। जो भी आप मेंस में लिखाएं, तो जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने से ये रहता है कि हाँ आपको फोकस रहता है कि जो कॉपी चेकर है वो इस चीज़ को पहले देख ले कि हाँ ठीक है, अन्यथा वहाँ आपका थोड़ा बहुत भी कुछ गड़बड़ हो रहा होता है तो अंडरलाइन पढ़ के वो उसकी पेन चलती चली जाती है। तो अंडरलाइन करने से फ़ायदा मिलता है कि आप कोई प्रमुख चीज़ है उसको अंडरलाइन करके आसपास के अपना जो भी शब्द क्षेत्र है उसमें अगर कुछ गड़बड़ भी लिखा है तो उसको बचा सकते हैं, और कॉपी चेकर की लाइन वहीं से अंडरलाइन को देख के और नीचे आने का पूरा चांस रहता है। तो अंडरलाइन जो है आप कर दें ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद ब्लू ब्लैक बॉल पेन, ये ज़्यादा मैंने देखा है कि छात्र पूछते भी किस प्रकार के पेनों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो बहुत सारे कलर चल सकते हैं, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो ब्लू ब्लैक का ही प्रयोग करें, खासकर बॉल पेन का। बॉल पेन ऐसा हो जो डार्क ब्लू या डार्क ब्लैक जैसा हो, लाइट में ऐसा नहीं होना चाहिए, और बॉल पेन हो और थोड़ा मोटा चलता हो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मोटा से लिखने से क्या होता है कि राइटिंग बेहतर आता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग गढ़ा कर लिखते हैं उनका राइटिंग बहुत अच्छा आता है। तो आप क्यों ना मोटा बॉल पॉइंट वाला पेन लें, तो उसमें आपको गढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, आपकी स्पीड बनती चली जाएगी और मोटा भी और बेहतर लिखा हुआ होगा। तो ये भी आप एक तकनीक अपना सकते हैं, इससे राइटिंग आपका अच्छा दिखेगा। और जब तक आपका राइटिंग अच्छा नहीं दिखेगा आपका कॉपी चेकर कोई ढंग से कॉपी नहीं पढ़ेगा, ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपका ये लिखा ही हुआ सही नहीं होगा तो फिर अंदर पढ़ के क्या करेगा, बस वो प्रस्तावना और बीच में थोड़ा बहुत देखा और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा, समझ जाएगा कि आपने किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए मैंने आपको जो है काफ़ी इसमें बताया, मैं आपको फिर से बता दूं शॉर्ट में। मैंने अभी तक क्या बताया आपको, मॉर्निंग नोट्स कैसे तैयार करना है, कोचिंग का नोट्स या कोचिंग का कोई नोट्स हो आपका, या आपने कहीं से भी आप नोट्स अरेंज कर लीजिए, उसमें आप बुक्स का कुछ नोट्स और अपने लास्ट ईयर के पेपर्स और इंटरनेट से उसे अपडेट कर लीजिए, करंट अफेयर्स में ला लीजिए, आपका मौलिक नोट्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप मैप डायग्राम उसके मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में यही बहुत ज़्यादा काम आते हैं, मैप डायग्राम। इसके बाद एग्ज़ाम के समय में ये मैप डायग्राम ही ज़्यादा काम आते हैं। इसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए और सोशल इंटरेक्शन करिए, इससे क्या है आपका जो है सामाजिक व्यक्ति बढ़ेगी और उस नोट्स में पकड़ बेहतर होगी। स्पीड और मिस्टेक भी जो है आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगी। इसके बाद जो है आप उत्तर लेखन के योग्य हो जाते हैं। प्रश्न पढ़ें अच्छे से, अनुपात देखें कि किस अनुपात में कौन सा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये नहीं है कि आपको जो ज़्यादा आता है उसको लिखे जा रहे हैं, जबकि ऐसा वो पूछना ही नहीं चाहता प्रश्न। तो ये ध्यान रखें। फ्रेमिंग में प्रस्तावना, मेन बॉडी और उपसंहार का ध्यान रखें। विशेष रूप से डेरिवेशन मैंने बता दिया कि वो सबसे पहले जो भी प्रश्न उसका उत्तर सबसे एक लाइन में नीचे लिख लें, बस उसी को ही आपको सिद्ध करना है बस। तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। पता चला यहाँ से कुछ लिखना शुरू करते हो, एंड में जाके कहीं और पहुँचते हो, तो वो गलत होता है। इसके बाद पहले लाइन खींचे, यानी कि लिखना सीधे लिखने के लिए सबसे पहले लाइन खींचें, इस तरह से पहले लाइन खींचेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी आएगी, लाइन जल्दी खींचेगी और सीधा भी आएगा। इसके बाद करंट अफेयर्स है, मैप डायग्राम डेटा है, इसका प्रयोग बहुत आयत में करें, जितना ज़रूरत हो, जितना हो सके उनका इतना प्रयोग करें। प्रभावपूर्ण भाषा हो, ऐसा ना हो कि कॉपी चेकर कलम रुके, और भाषा किसी भाषा जो है एक ही वर्जन में होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश है जो भी आपका वर्जन हो उसमें आप लिखें। शुद्ध जैसा वैसा कुछ भी नहीं है कि आप बस
ऐसा लिखें कि बस कॉपी चेकर को ठीक ठाक समझ में आ जाए। ऐसा नहीं आपको शुद्ध हिंदी के वर्ड यूज़ करने हैं, जिससे वो कन्फ्यूज हो, उसका कलम रुके। कलम नहीं रुकना चाहिए। अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट है आप लिख कर आए, उसे अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे जो है वो हाईलाइटेड रहता है। कॉपी चेकर उसको पढ़कर निकलने, उसकी पेन आगे बढ़ाने का भी प्रयास कर सकता है। और डायग्राम मैपिंग में तो जो है आप तरह तरह कलर यूज़ कर सकते हैं पेन के, लेकिन जो है लिखने में ब्लू और ब्लैक का ही प्रयोग करें, ये ज़्यादा ठीक रहता है। तो साथियों, मेरी ये वीडियो कैसे लगी आपको मुझे अवश्य बताएं, और इसे पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।